हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम क्या है, चुंबकत्व और पदार्थ। तो चुंबकत्व और पदार्थ यानी द्रव्य बोल सकते हैं इसे। तो चुंबकत्व और जो द्रव्य चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित जो शॉर्ट नोट्स हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, इसे लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लेक्चर 1 में हमने छड़ चुंबक से संबंधित चुंबकत्व से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाए थे लोग। साथ ही साथ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ओके, आज की इस क्लास में हम सभी उसके आगे वाला जो पोर्शन जैसे कि भू चुंबकत्व है यानी पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो पढ़ना है। साथ साथ चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण पढ़ना है, इन सभी का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ आज 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर 2 की बात हुई। अगले लेक्चर में हम सभी इससे रिलेटेड जो भी PYQ यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड अपने एग्जाम में पूछा है वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा गया भू चुंबकत्व। क्या लिखा गया यहाँ पर? भू चुंबकत्व। तब वो पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक चुंबक के समान व्यवहार करता है। तो यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट बात कि पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की कोटि 10⁻⁵ टेस्ला होती है। 10⁻⁵ टेस्ला होती है। इसका मान क्या हुआ? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान अलग अलग हो सकता है, बट इन सभी का जो कोटि होता है वो कितना होता है? 10⁻⁵ टेस्ला होता है। ओके, चलिए अब सेकेंड यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फोटो बनाया गया है। ये क्या है? तो ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और ये वाला क्या है? पृथ्वी का कौन सा अक्ष है? ज्यामितीय अक्ष। ये दिखाई दे रहा है ना, NG लिखा गया है। यानी ज्यामितीय उत्तरी ध्रुव है, ये ज्यामितीय दक्षिणी ध्रुव है। तो ये वाला क्या है? ये वाला है पृथ्वी का ज्यामितीय अक्ष। इसे हम ज्यामितीय अक्ष बोले या भौगोलिक अक्ष बोले या घूर्णन अक्ष बोले। भौगोलिक अक्ष या घूर्णन अक्ष, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ये वाला क्या है? ये वाला है चुंबकीय अक्ष। ये क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। आपको बता दें, जो पृथ्वी का ज्यामितीय अक्ष और चुंबकीय अक्ष होता है संपाती नहीं होता। संपाती में क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, कुछ कोण पर झुके होते हैं। कितना कोण पर झुके होते हैं? ये होता है 11.3 डिग्री। हालांकि ये कोण वेरी करते रहता है, परंतु एवरेज कोण कितना होता है? 11.3 डिग्री। तो आपके सामने मान लीजिए सवाल आ गया, क्या पृथ्वी का ज्यामितीय अक्ष चुंबकीय अक्ष संपाती होते हैं? तो आंसर क्या देंगे? नहीं होते। फिर क्वेश्चन आ गया कि चुंबकीय अक्ष और ज्यामितीय अक्ष के बीच कितना कोण होता है? तो 11.3 डिग्री कोण होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है तीसरा बात कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहा जाता है। क्या कहता है? दिक्पात का कोण कहा जाता है। तो हम दिक्पात बोले या चुंबकीय दिक्पात बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो दिक्पात क्या होता है? तो दिक्पात एक कोण है, किसी बीच का कोण है। तो यह है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लोग? इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला बात लिखा गया यहाँ पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। किसका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता? पृथ्वी का ही। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और क्षैतिज के बीच के कोण को नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। ओके, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसे आई से या डेल्टा से। आई या डेल्टा किसी से भी हम सूचित कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपसे पूछा नमन कोण क्या है? तो नमन कोण क्या है? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और क्षैतिज के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? नमन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर दो बात लिखा गया है कि ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर नमन कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है। कैसे होता है? तो इसे आप समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। वाले से चुंबकीय अक्ष। क्या है? चुंबकीय अक्ष। तो ये वाला क्या होगा? चुंबकीय ध्रुव होगा। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो क्या होगा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो चाहे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव हो, नमन कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। परंतु विषुवत रेखा पर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो विषुवत रेखा कहाँ पर होता है? तो ये वाला है विषुवत रेखा। ये वाला क्या है? विषुवत रेखा। अब क्षैतिज क्या होता है? तो सतह के समांतर रेखा हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज। जैसे हम लोग अभी जहाँ पर खड़े हैं लोग, तो क्षैतिज क्या है? तो ये सभी रेखाएं क्षैतिज है। सभी रेखाएं क्या है? क्षैतिज है। और इसके लंबवत क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। क्या होती हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए हमको यहाँ पर बताना, तब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है किधर होती है? आपको पता है ना, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है? एकदम इधर है। और क्षैतिज किधर है? इधर। इसे बीच कोण कितना है? 90। यहाँ भी देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस तरह होगा और क्षैतिज इस तरह होगा। तो कोण कितना है? 90 डिग्री है। परंतु हम इस स्थान पर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इस तरह है यानी, और क्षैतिज भी किस तरह? इस तरह है। तो क्षैतिज और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री है। तो वही यहाँ पर आ गया। तो हम जानते हैं क्षैतिज और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? नमन कोण कहते हैं। ओके, चलिए अब इस नमन कोण को और डिटेल्स में समझते हैं, अपने समझते हैं। तो ये मान लेते हैं क्षैतिज है। ये क्या है? क्षैतिज है। और ये वाला क्या है? ऊर्ध्वाधर है। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मान लेते हैं यहाँ पर, जो क्या है? वेक्टर बी।
अब ये वाला क्या है, क्षैतिज, लेते हैं क्षैतिज, और ये वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर लेते हैं ऊर्ध्वाधर। ओके, अब बताइए क्षैतिज और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण क्या है, यही ना कोण है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं नमन कोण। इसे आप आई से रिप्रेजेंट करें या डेल्टा से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, इसे कितने घटक होंगे, इसे 2 घटक होगा, एक इधर होगा, एक होगा क्षैतिज की ओर और एक होगा ऊर्ध्वाधर। तो पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के जो क्षैतिज की ओर घटक होता है उसमें क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक बोलते हैं। तो ये क्षैतिज घटक कितना आएगा, तो ये बी है, एक कोण आई है, तो कितना आएगा, बी कोस आई। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा लोग कि जब भी किसी वेक्टर को कोण की ओर तोड़ते हैं तो क्या लेते हैं, कोस लेते हैं, और कोण से दूर आते हैं क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो क्या होगा, बी साइन आई, क्या होगा, बी साइन आई। तो ये वाला क्या है, क्षैतिज घटक है। तो क्षैतिज घटक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी एच से, बी एच से। एच माने क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल, एच माने हॉरिजॉन्टल। तो क्या है, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसे हम लिखते हैं बी, क्या लिखते हैं लोग, बी। चलिए, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, बी क्या है, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। तो ये क्षैतिज के साथ जो कोण बना, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण बोलते हैं। इधर का घटक क्या है, बी कोस आई है, इसे हम लोग बी एच लिखते हैं। बी एच माने क्या हुआ, क्षैतिज घटक हुआ। अब बी भी क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो अब यदि किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का क्षैतिज घटक दिया हो और ऊर्ध्वाधर घटक दिया हो, तो क्या आप नमन कोण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो इस कोण के लिए सामने वाला क्या है, लंब है, नीचे वाला क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, 10 में होता है। तो हमने पढ़ा है कि 10 थीटा बराबर, तो थीटा क्या है, आई है, तो आई। इसलिए फॉर्मूला क्या, पी बाई बी। तो पी का काम कौन कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, यानी बी भी कर रहा है। अब बटा में क्या है, बी एच, लिख लीजिए बी एच। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने बार बार आएगा, ध्यान से देखिए, नोट करें, इसको प्रैक्टिस करें। ओके, तो देखिए 10 आई बराबर क्या होता है, बी भी बटा बी एच। अब इसे याद कर सकते हैं, वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल। और हम पढ़े भी हैं लोग, लंब बटा आधार क्या होता है, 10 होता है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा आता है, 10 आई बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए बी वी बाई बी एच, बी एच बाई बी वी इंटू बी एच। तब याद कर सकते हैं, वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, ये 10 आई का फॉर्मूला। एक और बता देता हूं, तो अभी तक 3 फॉर्मूला मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और एक यहाँ पर। ओके, ये 3 फॉर्मूला हो गया। अब मान लेते हैं वो बी एच दिया है और बी भी दिया है, तो अब क्या परिणामी चुंबकीय तीव्रता निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। तो इस बी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का क्षैतिज घटक दिया हो, ऊर्ध्वाधर घटक दिया हो, और आपसे बोला जाए उसका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ज्ञात करें, तो आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हैं, परंतु ढेर दिन तक याद रहता नहीं है। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय बस यही है कि जो भी फॉर्मूला प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उससे संबंधित बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगी, वो फॉर्मूला को हमेशा के लिए हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा नमन कोण वाला कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए हैं, क्या लिखा गया यहाँ पर, तो लिखा गया चुंबकन तीव्रता। क्या लिखा गया, चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर आई से। कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर आई से। हालांकि एनसीईआरटी किताब में इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। चलिए, अलग अलग किताब में अलग हो सकता है, परंतु कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ध्यान में रखिए, बस याद होना चाहिए कि चुंबकन तीव्रता है, बात खत्म, ठीक है। अब आप आई लिखिए चाहे कुछ लिखिए, एग्जाम में तो बोलेगा ना भाई चुंबकन तीव्रता है। चलिए, यहाँ क्या लिखा है, चुंबकन क्षेत्र। तो चुंबकन क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर एस से, यानी दोनों के दोनों क्या है, सदिश राशि। इसमें वेक्टर नहीं लगा, यानी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, अदिश राशि। ओके, तो लिखा है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काई एम से। चुंबकीय पारगम्यता, बता दें चुंबकीय पारगम्यता के बारे में बताते हैं। चुंबकीय पारगम्यता को हम चुंबकशीलता भी बोलते हैं। ओके, तो चुंबकशीलता के बारे में तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लोग। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू क्या होता है, तो म्यू एम क्या होता है, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। तो यहाँ एम लिखे ना लिखे, बातें की है, मैं यहाँ कुछ नहीं लिखे, तो क्या किसी न किसी माध्यम का ही होगा। और म्यू आर क्या होता है, ये होता है अपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या होता है, ये होता है अपेक्षिक चुंबकशीलता। तो हम चुंबकशीलता बोले या क्या बोले, चुंबकीय पारगम्यता बोले, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता का सही मतलब क्या होता है, एम्पियर मीटर इनवर्स। अब ये सही मतलब क्या याद करना पड़ेगा, आप इसे निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको ये फॉर्मूला याद है, आई इक्वल टू एम बटा बी। आई क्या है, चुंबकन तीव्रता है। एम क्या होता है, तो यहाँ पर एम होता है एम नेट, नेट माने परिणामी, कुल, ठीक है। तो एम क्या होता है, एम होता है परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या होता है, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। ओके, ये भी क्या होता है, तो भी होता है आयतन। भी क्या होता है, आयतन, ठीक है। तो चुंबकन तीव्रता को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एकांक आयतन में किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता। तो मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद है,
तो आप सही मात्रा निकाल सकते हैं। कैसे? तो बताइए चुंबकीय गुण का सही मात्रा क्या होता है? तो पिछले क्लास में हम पढ़ा था एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा में आयतन, आयतन का सही मात्रा मीटर क्यूब या मीटर क्यूब। अब स्क्वायर वाला से पूरा 3 खत्म हो जाते हैं, बटा में सिर्फ क्या बचेगा? एम। बटा में क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ सिर्फ बचेगा एम। तो आगे एम्पियर बटा एम, समझ सकते हैं, एम्पियर मीटर का पावर -1। इन ऑप्शन नंबर क्या हो, मतलब ये वाला हो, एम्पियर मीटर का पावर -1। इसका भी मात्रक यही होता है। क्या लिखा है? चुंबकन क्षेत्र। फिर लिखा चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे लिखते हैं काई एम। क्या लिखते हैं? काई एम। ये क्या होता है? एक मात्रक हिंट से। क्या है? मात्रक। अब बात करो चुंबकीय पारगम्यता, ध्यान देंगे। तो यदि किसी माध्यम का चुंबकीय पारगम्यता हो या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता हो, यानी चुंबकशीलता हो, तो मात्रक तो होता है, सिर्फ किसका नहीं होता है? अपेक्षिक चुंबकशीलता का मात्रक नहीं होता है। तो मान यहाँ पर लिखा गया है अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, या लिखा गया है अपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर। तो ये वाला क्या होता है? ये वाला मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन। बट इन दोनों का मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है? तो पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? म्यू आर बराबर म्यू नॉट म्यू एम बटा म्यू नॉट, म्यू एम बटा म्यू नॉट। म्यू एम क्या है? माध्यम का चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है? निर्वात चुंबकशीलता है। तो ये फॉर्मूला चूंकि पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला ये नहीं लिखे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर बढ़ाते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या लिखा गया है? काई एम। तो काई एम क्या है? आई बटा एस। आई माने क्या हो? चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा है बी बराबर म्यू इंटू एच, जहाँ बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू क्या है? माध्यम का चुंबकशीलता है, एच क्या है? तो एच यहाँ पर लिखा गया है चुंबकन क्षेत्र। क्या लिखा गया? चुंबकन क्षेत्र। म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, जहाँ म्यू आर क्या है? अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता है, और काई एम क्या है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीय प्रवृत्ति में रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो क्या रिलेशन है? तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। तो कभी कभी सवाल में क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति दिया रहता है, म्यू आर निकालना पड़ता है। तो बताइए क्या करेंगे? तो म्यू आर निकालने के लिए 1 प्लस काई एम कर देंगे। और कभी कभी क्या होता है? म्यू आर दिया रहता है, काई एम निकालना, तो क्या करेंगे? तो जब म्यू आर में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा? काई एम मिलेगा। काई एम, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे लोग। यदि आपको म्यू आर का मान दिया, आपको ये निकालना, तो एक माइनस करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है जिसे आप खुद से निकाल सकते हैं, इन्हीं को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। अब बताइए म्यू आर का फॉर्मूला क्या पड़ता है? तो म्यू आर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं म्यू एम बटा म्यू नॉट। ओके, तब यहाँ पे एम नहीं लिखे देखते यहाँ पर, इसमें सिर्फ म्यू। क्या लिख रहे हैं? म्यू। तो म्यू क्या है? माध्यम का चुंबकशीलता। जैसे यहाँ देखिए तो बी लिखा गया है, तो बी बराबर म्यू एच। अच्छा मैं यहाँ पर म्यू नॉट लिख देते हैं, क्या लिख देंगे? बी नॉट लिख देते, यहाँ म्यू एम, यहाँ बी एम, एम गायब, ये गायब। तो अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो म्यू आर को मिल सकते हैं म्यू बटा म्यू नॉट। आगे बढ़ते हैं, 1 है तो 1, यहाँ काई एम है तो। अब यदि इसको इधर भेज दे क्या होगा यहाँ पर? तो म्यू बराबर आएगा यहाँ पर म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई एम। तब बताइए यहाँ से कितना गया? तो म्यू बराबर गया म्यू नॉट। अब बताइए म्यू का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी बटा एच। कर सकते हैं बी बटा एच। तो यहाँ पर आ गया बी बटा एच बराबर म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। अब यदि इस एच को इधर भेज देते हैं, यहाँ क्या मिलेगा? बी मिलेगा। तो बी इक्वल टू कितना गया? म्यू नॉट इंटू एच। तो एच इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया? एच और प्लस यहाँ कितना है? काई एम था, और यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई कर। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, तो बी बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट इंटू एच प्लस, अब देखिए काई एम इंटू एच क्या होगा? तो काई एम इंटू एच देखिए, तो यहाँ पर यहाँ देखिए, तो काई एम इंटू एच, ये मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? आई। आई माने क्या होता है? चुंबकन तीव्रता। चलिए चुंबकन तीव्रता, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? चुंबकन तीव्रता। दिया गया फॉर्मूला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। अब आपको एक बात बताते हैं आपको, तो एनसीईआरटी किताब में ये जो आई है, आई, इस आई को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो यहाँ पर फॉर्मूला में एम यूज किया है ना, चुंबकीय गुण, इसके लिए उसने स्मॉल एम रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो कुछ भी हो, बस इतना ध्यान रखिए, चुंबकन तीव्रता को हम लिखते हैं आई। ठीक है, अब मैं एग्जाम में आ गया, यदि चुंबकन तीव्रता x हो, क्या हो? x, तो यहाँ क्या लिखेंगे? h प्लस x लिख देंगे। यदि चुंबकन तीव्रता कैपिटल एम हो तो यहाँ लिख देंगे h प्लस एम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया गया है, उस ऑब्जेक्टिव सवाल में आई नहीं यूज किया, क्या यूज किया? एम यूज किया। सर चेंज क्यों किए? तो चेंज कर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कब किया जाएगा कोई ठीक नहीं। ठीक है, इसे सभी प्रकार के सिचुएशन से आपको गुजरना होगा, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो सब फॉर्मूला है, ध्यान से नोट कीजिए। यदि यहाँ पर कितना है? 1 2 3 फॉर्मूला, एक 4 4, और यहाँ पर मिल गया यहाँ पर 5, टोटल 5 फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब यहाँ पर क्या गया, तो यहाँ पर आ गया पदार्थों को वर्गीकरण। तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोक चुंबकीय पदार्थ। अब यहाँ पर लिखा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, तो कितना होता है? 0 से बड़ा 1 से कम। अब देखिए इसे भी 0 से बड़ा क्यों होता है, कोई मान लीजिए पूछ दिया तो बताइए चुंबकीय पारगम्यता का मतलब क्या हुआ? ये पदार्थ जो है ना, पदार्थ अपने से कितनी रेखाओं को पास होने देता है। अब मान लीजिए पदार्थ है, एक भी रेखा को पास नहीं होने दिया, तो इसके लिए पारगम्यता का मान 0 होगा। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ पास करने दिया तो कंफर्म 0 से बड़ा होगा। तो जब चूंकि एक तरह से नंबर है, इसलिए इसका मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा, या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया, लिखा गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो जान लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता 0 से बड़ा होता है, परंतु 1 से कम होता है। परंतु क्या होता है? 1 से कम होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता, तो 1 से अधिक होता है, परंतु बहुत ज्यादा अधिक नहीं होता है, कम होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया 1 प्लस एप्सिलॉन क्या होता है? तो एप्सिलॉन विद्युतशीलता होता है। ये क्या होता है? एक छोटा सा धनात्मक मान है। तो इसका मतलब हुआ कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता का मान 1 से बड़ा होता है, परंतु बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता का मान 1 से बहुत बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत बहुत अधिक। तो ये सब क्या है? ये सब म्यू आर का मान है। अब मान लीजिए म्यू आर का मान दिया है, हमको चुंबकीय प्रवृत्ति निकालना है, काई निकालना है। क्या निकालना है? काई एम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने पढ़ा था कि म्यू आर में से 1 घटाने से काई आता है। यदि इन सभी टर्म हम 1 माइनस करें तो म्यू आर माइनस 1 क्या हो जाएगा? काई एम हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 1। तो इसका मान क्या हुआ? चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? -1 से बड़ा, परंतु 0 से छोटा। और जब 0 से छोटा है तो धनात्मक है, ऋणात्मक है? ऋणात्मक है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति किसका होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोक चुंबकीय पदार्थ। तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलो अब इसका निकालते हैं प्रवृत्ति, यानी देखिए काई एम। इसमें 1 माइनस किए आ गया, इसमें 1 माइनस कीजिए 0 आएगा। यहाँ से 1 माइनस करते सिर्फ क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा। तो लिख दिया एप्सिलॉन। ओके, चलो अब इसकी बात करते हैं। तो म्यू आर तो क्या हो गया? काई हो गया, 1 माइनस किए तो अब यहाँ 1 माइनस करके कितना आएगा? 0। इसका मान क्या होगा? इसका मान लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, बहुत अधिक होता है, 0 से बहुत बहुत अधिक होता है। ओके, चलिए अब आगे अब हम बात करते हैं इसकी चुंबकीय पारगम्यता। ये तो अपेक्षिक था ना। अब चुंबकीय पारगम्यता की तुलना करें निर्वात से। कैसे तुलना करें? निर्वात से। ऐसा मान लीजिए कुछ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं होता है, ये चुंबकीय से रेखाएं गुजर रही। क्या हो रही है? रेखाएं गुजर रही। अब यदि हम इसमें लाएंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ ना, जैसे रेखाओं की संख्या घटने लगी, क्या हो जाएगी? घटने लगेंगी, इन वो 1 से कम हो जाएगा। जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ लाएंगे ना, उससे आकर्षित करेगा, इन थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। लौह चुंबकीय लाएंगे तो ढेरे आकर्षित कर लगेगा। ठीक है, ये सब जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे उसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए म्यू का मान क्या होता है? निर्वात की तुलना में क्या होता है? कम होता है। निर्वात की तुलना में क्या होता है? कम होता है म्यू। इसके लिए म्यू का मान यानी इसकी चुंबकीय पारगम्यता का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता यानी निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता से अधिक होता है। और इसके लिए तो बहुत बहुत अधिक होता है। बहुत बहुत क्या होता है? ओके, चलिए तो ये सब रहा तीनों रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है? बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस पर? एसटीपी पर। एसटीपी पर नाइट्रोजन क्या होगा? कोई ना कोई गैस होगा। हम लोग पढ़े चलो केमिस्ट्री में, क्या ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग। यहाँ लिखा है पानी, यहाँ लिखा है सोडियम क्लोराइड। ओके, अब यहाँ बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इसी एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सब आप याद कर लेंगे। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ, इसके एग्जाम्पल क्या है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। और भी बहुत सारे, जैसे एल्निको भी होता है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, बट जो मेन है यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, चल अब इसमें एक खास बात नोटिस कीजिए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल हमने क्या देखा? इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, जो नाइट्रोजन क्या है? गैस है। पानी क्या है? द्रव है। इसमें क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में कोई द्रव या गैस आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो? द्रव या गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकता, नहीं होता। ठीक है, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे लोग, उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि द्रव और गैस कौन से पदार्थ नहीं हो सकते? तो कौन से पदार्थ नहीं हो सकते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये शॉर्ट नोट्स का लास्ट हिस्सा है, ध्यान से देखिए। तो लिखा है क्यूरी का नियम। तो क्यूरी का नियम क्या होता है? तो क्यूरी का नियम तो किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? परम ताप, उसके परम ताप के व्युत कर्मानुपाती होता है। इसको हमेशा लिख सकते हैं काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं? नियतांक लगाते हैं। जैसे बराबर लिखते हैं सी, तो सी क्या है? क्यूरी नियतांक है। टी क्या है? पदार्थ का परम ताप है। चलो अब इसके बाद से दो बात लिखा गया है। पहला बात लिखा गया अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का उपयोग किया जाता है। हालांकि अन्य पदार्थ का भी हम यूज कर सकते हैं। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए
नॉर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नॉर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में से सवाल आ चुका है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नॉर्म लोहा, इस्पात, दोनों कोई नहीं, तो क्या होगा? नॉर्म लोहा होगा। और अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए इस प्रकार हमारा शॉर्ट नोट्स होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, तो ध्यान दें। इस क्लास में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अगला क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए जो भी एग्जाम में सवाल हैं उन सभी सवाल का देखने वाले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें भी। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कुछ पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है। ध्यान देंगे, अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है क्या करेंगे लोग? निकाल लेंगे। यदि आपको पता है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का सारणी देखे थे लोग, उससे आप देख के ही बता सकते, परंतु मान लीजिए नहीं देखे, मैंने ध्यान में नहीं आ रहा है, तब निकाल सकते। कैसे? देखिए, अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है। अपेक्षिक माने क्या? म्यू आर का मान 1 से कम है। ओके, तो क्या बोला गया है? चुंबकीय प्रवृत्ति। तो हम जानते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर -1। तो इसमें से -1 किया तो ये आ गया, इसमें से -1 किया तो कितना आएगा? 1 - 1 0। जैसे बताइए, म्यू आर का मान दिया है 1, यदि हम इसको ऐसा लिखे म्यू आर -1, इसमें से 1 माइनस करो तो 1 - 1, तो ये क्या लिख देंगे? काई एम कितना है? 1 - 1 0, तो 0 से कम आ गया, 0 से कम आ गया। तो ऑप्शन ए दिया धनात्मक एवं बड़ी, धनात्मक एवं छोटी, सी दिया 0, डी दिया ऋणात्मक। तो बताइए 0 से जब कोई चीज कम होता है तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु क्या है? तो लोहे का परमाणु क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलो चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया तांबा होता है, तो एग्जांपल है देखें तो इसमें आपको क्या मिलेगा? तांबा क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी? तो किसका अधिकतम होगा? यहाँ दिया अनुचुंबकीय पदार्थ दिया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो इन दोनों में किसका अधिक होता है? अनुचुंबकीय का होता है। बट यहाँ लौह चुंबकीय दिया तो हम जानते हैं लौह चुंबकीय क्या होता है? इन दोनों की तुलना में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। ऑप्शन ए दिया 8.0 जूल पर टेस्ला, बी दिया 8.0 10⁻22 टेस्ला। तब इसको याद कर लेंगे, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण लगभग 8 × 10⁻22 जूल टेस्ला होता है। अब इसको ध्यान में जरूर रखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखा गया है प्रति चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? तो हमने पढ़ा कि 0 से कम होता है, निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ए होगा नहीं, बी दे धनात्मक, ए भी नहीं होगा, सी दे ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर टिक करेंगे? सी टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया द्रव और गैस। द्रव और गैस, ऑप्शन दिया लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण करते हैं। तो ये कुछ देर पहले जब एग्जाम्पल देखे तो उसमें मिला था द्रव और गैस किस में थे? अनुचुंबकीय में थे, प्रतिचुंबकीय में थे, लेकिन लौह चुंबकीय में नहीं था। ठीक है, लौह चुंबकीय में सिर्फ धातु था जो कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है? वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम, वेक्टर एम हमने पढ़ा है वेक्टर आई, अब यहाँ पे गया वेक्टर एम। तो कुछ भी है यहाँ पर चुंबकन लिख देना, चुंबकन ध्यान देंगे। तो चुंबकन तीव्रता दिया है वेक्टर एम, तो कौन सा संबंध होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो हमने पढ़ा था म्यू नॉट एच प्लस आई। अब यहाँ पाई की जब आ गया एम तो एम, अच्छा यहाँ पे लिखा होता है एक्स, तो एक्स रहता है, सिंपल सी बात। ऑप्शन नंबर डी। क्या टिक करेंगे? डी, या वो फॉर्मूला में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए दिया स्थिर, बी दिया शून्य, तो शून्य तो नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा, या तो ए होगा नहीं तो डी होता। डी बोला चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर, ये चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम बता दें अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है ना, क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे लिखा है अनुचुंबकीय पदार्थ, ध्यान देंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ा है? म्यू आर का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है, परंतु क्या होता है? एक खास वैल्यू से कम होता है। ओके, यानी सीधी सी बात है, अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक पारगम्यता क्या होता है? ये वाला होता है। लेकिन हमको क्या निकालना? प्रवृत्ति नहीं है, ये वाला निकालना है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर घटाएंगे 1 तो 0 आएगा, 0 से बड़ा, और यहाँ क्या एप्सिलॉन, ये तो बहुत छोटा मान होता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा? धनात्मक होगा लेकिन छोटा होगा, ये लगभग स्थिर मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो इसकी प्रवृत्ति बदलेगी। जैसे जो कि क्यूरी का नियम हमने पढ़ा था, काईएम क्या होता है? टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यदि टेम्परेचर स्थिर है तो इसका मान क्या होगा? स्थिर होगा। इस ऑप्शन में टिक करते हैं, स्थिर करने की कोई टाइप का बात ही नहीं किया। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निकेल है, तो निकेल क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसको एकदम रट जाइए लोग। आयरन, कोबाल्ट, निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ है। ओके,
यानी कि शैथिलीय प्रदर्शित करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा शैथिलीय पास के बारे में, तो शैथिलीय पास तो उसमें पढ़ा होगा लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, ठीक है। तो एक किसके लिए होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। किसी स्थान पर नमन कोण वो है जो, अब देखिए नमन कोण का परिभाषा क्या होता है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और क्षैतिज के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, चुंबकीय यामी उत्तर, भौगोलिक यामी उत्तर साथ बनता है गलत। नमन कोण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा से बनता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। हमने पढ़ा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा क्या होता है, ये कोण बनता है। अगला क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता ऊर्ध्वाधर होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या ठीक सही है, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। अच्छा तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कोई भी ध्रुव, नमन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब जब हम 90 से 0 पर जाए तो घट रहे हैं कि बढ़ रहा है, यानी घट रहा है। ऑप्शन ए दिया स्थिर रहता है, बी दिया बढ़ता है, सी दिया घटता है। ऑप्शन में करेंगे सी टिक। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव एवं विषुवत रेखा पर नमन कोण क्रमशः, तो ध्रुव पर कितना होता है, 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर कितना होता है, 0 डिग्री। तो 90 और 0 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी टिक कर दो। ओके अगला क्वेश्चन, सही संबंध बताएं। अब देखिए सब में 10 दिया है और डेल्टा, तो डेल्टा क्या है, नमन कोण है। तो हमने पढ़ा है कि 10 डेल्टा का मान क्या होता है, वर्टिकल यानी ऊपर वाला वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा ऑप्शन में दिया, देखिए तो ऑप्शन नंबर दिया है बी, तो ऑप्शन बी टिक करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा होता है। अब देखिए आभासी नमन कोण, एनसीईआरटी में तो आभासी अर्थात नमन कोण के बारे में नहीं दिया, परंतु जान लीजिए आभासी नमन कोण का मान ये अर्थात नमन कोण से कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, इसको आप याद कर लेंगे, आभासी नमन कोण का मान ये अर्थात नमन कोण से क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होता है, ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन दिया है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं धनात्मक होता है, एक से बहुत बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए दिया है एक से बड़ा, बी दिया है एक के बराबर, ये नहीं होगा, एक से कम नहीं होगा, डी 0। इन ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। यदि प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति इतना है, अब बताइए चुंबकीय प्रवृत्ति को हम क्या लिखते हैं, काई एम लिखते हैं। तो काई एम का मान क्या दिया है, 0.0001। ओके तो बोल रहा है इसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता निकालें, यानी म्यू आर का मान निकालना है। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काई एम। तो 1 है तो 1, काई एम का वैल्यू कितना है, 0.0001। तो कितना ये जोड़ेंगे, तो 1.0001 आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर में दिया है सी में, तो सी टिक करेंगे, क्या करेंगे, सी। तो इस तरह करके पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, अभी कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।